ये एलपीएस का पेपर आया हुआ है। एलपीएस का लखनऊ पब्लिक स्कूल यूपी बोर्ड जो है उसका एक पैटर्न सीबीएसई पैटर्न चलता है, लेकिन ये यूपी बोर्ड है। तो उसमें ये वहाँ के टीचर्स ने ये पेपर बनाया है और ये पेपर है, तो इसमें बोर्ड में कुछ फंस सकता है, देख लिए कुछ इंपॉर्टेंट भी होगा इनका। तो क्या है पेपर सोल्यूशन हम करा देंगे। बोर्ड में भी इस तरह का पेपर आ सकता है। तो फिज़िक्स का जो सेक्शन ए है फिज़िक्स का, उसमें देखिए इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन दिया है। इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, बता देंगे, इसको ध्यान से देखिए। कहा है चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। क्या है? चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड राइट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक। तो आपको वैसे भी क्वेश्चन जैसे आएगा तो सेक्शन सी डाल के आप लोग ये है पूरा क्वेश्चन ना उतारने लगेगा, जो आंसर सही होगा वो लिखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, कहा गया है कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी यानी बहुत दूर पर रखा है। इन्फिनिटी का सिंबल ये होता है। द कॉनकेव मिरर फॉर्म एन इमेज। कॉनकेव मिरर इमेज कहाँ पर बनाएगा? एट माने पर, कहाँ पर बनाएगा? कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है या इन्फिनिटी पर है तो कॉनकेव मिरर में इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के में इमेज कहाँ बनेगी, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक, अब देखिए इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। ये 4 ऑप्शन हैं। एट सी सेंटर पे बनेगी, एट इन्फिनिटी इन्फिनिटी बनेगी, और एट फोकस या f/2 पे, यानी कि फोकस और उसके बीच में होल के। ठीक, तो आप देखिए, तो इसका जिसको बेस पता होगा वो सही से कर पाएगा। भाई कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, है ना। और आपको पता है ये पोल होता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना। समझ में आ रही बात? जिसने पढ़ा है साल भर सही से तो उसको ये पता होगा। नाम रटने वाला तरीका भी बता देंगे, ट्रिक। आखिरी टाइम है, इतना डीपली अगर नहीं समझ पाएंगे तो ट्रिक्स बता देंगे। ठीक है, तो कहा गया ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी यहाँ कहीं पे होगा, बहुत दूर पे। तो यहाँ से जो है रेज आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और आपने पढ़ा है कि जब कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल लाइन होती है, इसके पैरेलल जब कोई रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे कट करती है। कहाँ पे कट करती है? फोकस पे, है ना। तो कहा है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? तो आपको पता होना चाहिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनती है। कहाँ बनती है? फोकस पे। तो इसका आंसर ये सही होगा। ये बच्चे ने जिसका पेपर है वो गलत टिक लगाया था। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को उल्टा कर देता, कहता है फॉर एन ऑब्जेक्ट एट फोकस, कह देता कि ऑब्जेक्ट फोकस पे, कहाँ पे है? इन्फिनिटी का यहाँ लिख देता फोकस पे ऑब्जेक्ट है, और कहता कि फोकस पे ऑब्जेक्ट है और इमेज कहाँ पे बनेगी। यानी कह देता कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? फोकस पे है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? भाई आपको पता है ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है ना। तो इमेज कहाँ बनेगी? तो यहाँ से पैरेलल जाएगी और इन्फिनिटी बनेगी। ठीक है, 2 लॉज से होता है मामला ना। तो ये याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी। इन्फिनिटी बहुत एंड, बहुत दूर। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाए कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी यानी बहुत दूर पे, तो फोकस पे बनेगी। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर ये पूछ लेता है यहाँ पे फॉर एन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कह देता कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सी पे है। सी माने सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। यानी कि ये कॉनकेव मिरर होता है, पीछे पॉलिश होती है ना, ये पी हो गया है ना, ये सी होता है, ये एफ होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कहते हैं ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, आप बताइए इमेज कहाँ बनेगी? बताइए। ऑब्जेक्ट अगर सी पे होता है तो इमेज भी सी पे बनती है। ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ से ये पैरेलल गई, फोकस पे कट करती है, ये पहला लॉ हो गया। ठीक है, दूसरा लॉ क्या होता है कि यहीं से फोकस से होती हुई जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, देखिए कहाँ पे? सी जहाँ पे था वहीं पे इमेज बन रही है, लेकिन उल्टी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड। अच्छा, कॉनकेव मिरर में ज़्यादातर इन्वर्टेड इमेज बनती है। इन्वर्टेड, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती है, नेचर कैसा होता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड माने उल्टी, अपसाइड डाउन, सर ऊपर पैर नीचे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और रियल इमेज भी बनती है कॉनकेव मिरर में। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, यानी कि रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और इस केस में तो सेम साइज़ हो जाएगी। साइज़ की भी बात होती है। ठीक है, सेम साइज़। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है, तो ये सारी बातें पता होना चाहिए। जब इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस बनेगा, फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी भी इमेज बनेगी, सेंटर पे होगा तो सेंटर पे बनेगी, और बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी होगा, यानी कि ये इन्फिनिटी है और ये सेंटर है,
तो इमेज जो है बिटवीन फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोर्स यहाँ पे बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अगर ऑब्जेक्ट भाई ये सेंटर है, ये फोकस है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है, यानी कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी यहाँ पे है, तो इमेज कहाँ पे बनती है भाई, पैरेलल गई, फोकस पे कट किया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर गई तो वापस हो गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इमेज बनी, जहाँ पे दोनों पॉइंट कट करते हैं यानी कि बीच में। तो इमेज अगर इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, यहाँ पे लिखा होता है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी की जगह नहीं, ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, यानी कि इन दोनों के बीच में है, तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में, ये सी और एफ है, इसके बीच में इमेज बनेगी, ठीक है। अगर इसका उल्टा पूछ ले, जैसे पूछ ले कि इमेज जो है, ये इमेज जो है अगर, तो ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये पी हो गया, अगर जो है ऑब्जेक्ट जो है आपका बिटवीन सी और एफ है, यहाँ पे है, सी और एफ के बीच में है, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, और या हम कह सकते हैं सी और इन्फिनिटी के बीच में, या सी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर, ठीक है। तो ये याद रखिए कि उल्टा वाइस वर्सा होता है, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे बनेगी सी और एफ के बीच में, सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो अब हम कंक्लूड करके बता दे रहे हैं सारी बातें। तो आप समझिए, अगर सबसे आसान जो है, अगर इमेज ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सी पे है तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सी पे ही बनेगी, तो ये वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा, ठीक। अगली बात, अगर ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पे है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, इन्फिनिटी से फोकस याद रखिए, फोकस से इन्फिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस बनेगी, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी, ये भी बात याद रखनी है। क्लियर होगी बात। ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो इमेज भी सी पे बनेगी, ये भी बात याद रखनी है। कोई भी क्वेश्चन घुमा दे कैसे भी, इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन सी एंड एफ है ना, दिमाग में डायग्राम चले, ये भाई सी है, ये एफ है ना। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो इमेज यहाँ पे बनेगी, सी के पीछे, तो बिहाइंड सी, ठीक है, बिहाइंड यानी पीछे सी, या बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और इसका उल्टा है कि ऑब्जेक्ट अगर बिहाइंड सी है, यहाँ पे है, सॉरी सी के पीछे है ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी, लेकिन उल्टी होगी नीचे, वो इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तो अगर बिहाइंड सी है ऑब्जेक्ट, बिहाइंड सी ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, जगह नहीं है, समझ गए होंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये एक क्वेश्चन के बिना पे इस तरह के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपको बता दिए। तो आप ये टेबल याद रखिएगा, बुक में देख लिए है ना, बुक में सही से देख के समझ सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आया हुआ है, इसको पढ़िए ध्यान से। यहाँ लिखा है इफ़ द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर इज़ डबल्ड देन द रेजिस्टेंस विल बी। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि और कहा गया है इफ़ अगर लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, वायर का, डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस में, कि वो 4 गुना हो जाएगा, कि 2 गुना बढ़ जाएगा, कि 4 गुना घट जाएगा, क्या वैसे ही रहेगा जैसा था, रिमेन अनचेंज्ड, ठीक। पहले क्वेश्चन को समझिए, दिया क्या है न्यूमेरिकल वाइज, अगर इस तरह का, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बच्चों के लिए, लेकिन जिसको लॉजिक आती है, जिसको फार्मूला याद है तो चीज़ें समझ के कर लेगा, ठीक है। कहा गया अगर लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो पहली बात लेंथ को एल कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए कहते हैं, और रेजिस्टेंस को आर कहते हैं। अब कुछ फार्मूला याद आ रहा होगा, इन तीनों का क्या रिश्ता आपस में, तो रेजिस्टेंस का एक फार्मूला होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए। ये जो पी की तरह सिंबल लिख रहा है इसको पढ़ते हैं आर एच ओ रो, ठीक है। ये क्या होता है, रोला, ये डेंसिटी की तरह काम करता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए, वरना इसमें जो है ये रेजिस्टिविटी का काम करता है, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि भाई लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया वायर डबल हो जाए, यानी कि लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि एल और ए ये डबल हो जाए, यानी ये एल डबल हो जाए और ये ए डबल हो जाए। चलिए हम डबल करके देख लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा रेजिस्टेंस पे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है तो हम लिखेंगे आर बराबर रो, तो रो ही रहेगा, लेकिन क्या है एल जो है डबल हो जाए, एल की तो हम एल की जगह हम क्या लिख देंगे 2L, ठीक। 2L मतलब 2 गुना ऑफ एल, एल डबल हो गया। अब
का एरिया ऑफ वायर भी डबल हो जाए, यानी कि ये दोनों चीज़ें डबल हो जाएं, एरिया की जगह पे भी हम 2a लिख देंगे, ये दोनों डबल हो गए, तो रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा मैथमेटिकली अगर ये लिखा है यहाँ पे सब जगह मल्टीप्लाई का निशान छुपा है, ठीक है, इस 2 से ये 2 कट ही जाएगा, क्या बचा हमारे पास, वही बचा जो पहले था रो एल अपॉन ए, है ना। तो आर बराबर क्या है, रो एल अपॉन ए। क्लियर। फिर से यहाँ साफ साफ बता दे रहे हैं, हमें फॉर्मूला एक याद रखना है भाई कि हमारे पास फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछा है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किसके रिश्तेदारी में, कि ये एल हो और ए हो, ठीक है, तो वो फॉर्मूला याद रखिए, रोला होता है, रो एल अपॉन ए। ऐसे रोला शब्द याद रखिएगा, आपको याद रहेगा, रोला सोठा हिंदी में भी पढ़ा होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हम इसको समझा रहे थे, फिर से देखिए वीडियो लंबी हो रही है एक तो आर बराबर रोला हमने बोला एल की जगह पे क्या कहा है, लेंथ एंड एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाए, तो एल भी डबल हो जाए, ए भी डबल होगा, तो आर बराबर हमने रो एल की जगह लिखा 2 इंटू एल, है ना, और ए की जगह भी हमने लिखा 2 इंटू ए, तो ये 2 × 2 कट गया, क्या बचा, आर बराबर रो एल अपॉन ए, वही बचा जो था, तो रिमेन अनचेंज, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ रहा है भाई कि रिमेन अनचेंज इन्होंने गलत लिखा है, जिसने पेपर दिया है ये गलत है, और जो रिमेन अनचेंज होना चाहिए कि इनका जो है रेजिस्टेंस जो है चेंज नहीं होगा। अब मान लिए इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, बोर्ड में आया भी हुआ है इस तरह का क्वेश्चन कि जो है भाई रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, अगर कहे वर्ड देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट बच्चे को पता है क्या होती है, ओम होती है। ये सिंबल ओम का है, पंडित जी लोग लगाए रहते हैं और जो है इसको माथे पे लगाते हैं, और ये ओम होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की यूनिट है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो जैसे आप आम भाषा में बताएं, जो आपके घर में बल्ब लगा है ये रेजिस्टेंस है, एसी लगा है ये रेजिस्टेंस, पंखा लगा है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब जो करंट को रोके, करंट इधर जाना चाह रहा है, कह रहा है नहीं हम जाने नहीं देंगे, ठीक है, रोके, अगर जितनी ताकत होगी इतना रोकेगा, छन के करंट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत सी तरीके हैं बताने के, तो ये समझ में आया। अब मान लो भाई हमने बताया रेजिस्टेंस, अगर क्वेश्चन में आए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो आप लिखेंगे ओम। लेकिन अगर पूछे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो आपने अभी हमने दिखाया था कि भाई आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, रोला। तो ये जो रो था ये रेजिस्टिविटी होता है, ये आर जो होता है ये रेजिस्टेंस होता है। अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछी है तो आपको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं भाई। आपको पता है आर बराबर क्या होता है, रो ला। अब यहाँ से रेजिस्टिविटी यानी इसकी यूनिट निकालना है, तो भाई ए को इसके साथ भेज दिए, एल को इसके नीचे भेज दिए, तो आर इंटू ए हो जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा रो। आर की यूनिट ओम होती है हमने बताया, इंटू ए की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, एरिया की हमेशा मीटर स्क्वायर होती है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ये से ये कट गया, पावर 2 कट गई, ओम इंटू मीटर बचा, क्या बता, ओम इंटू मीटर। तो अगर पूछा जाए रेजिस्टिविटी यानी रो की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी, ये वर्ड याद रखिएगा, TIVITY, रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओम इंटू मीटर। खाली रेजिस्टेंस पूछे, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, खाली ओम, ठीक है। ये फर्क याद है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है आपको ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है, ये आ सकता है शॉर्ट में भी आ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव में दिया राइट हैंड थंब रूल इज़ यूज टू फाइंड। जो राइट हैंड थंब रूल होता है, आपको पता है कि अपनी तीनों फिंगर ऐसे रखी जाती हैं कि सब एक के ऊपर एक दिखें, सब 90 डिग्री एंगल पे हो, है ना। इस तरह से ये अंगूठा हो गया, ये वाली फिंगर होगी 4 फिंगर, और ये मिडिल फिंगर, इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा कहा गया है कि राइट हैंड थंब रूल किस लिए, क्या फाइंड करने के लिए होता है भाई, ये फाइंड करने के लिए होता है जिसमें दिया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ये होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा ये अंगूठा थंब, ये थंब है, थंब माने अंगूठा, और ये 4 फिंगर है, और ये मिडिल फिंगर है। जो थंब होता है ये फादर हो गया, और ये मिडिल 4 फिंगर होती है, 4 फिंगर शहादत वाली उंगली कहते हैं मुस्लिम्स में, वैसे याद रख सकते हैं। 4 फिंगर मतलब FORE, 4 फिंगर, 4 फिंगर नहीं, 4 फिंगर माने ये वाली शहादत वाली उंगली जो अत्तहियात में उठाते हैं, ठीक है, नमाज़ पढ़ते टाइम। ये 4 फिंगर हो गई, और ये हो गई मिडिल फिंगर यानी बीच वाली, ठीक है। तो ये जो फादर हो गया, ये 4 फिंगर को कह लिए मदर, और जब दोनों की शादी होगी तो ये हो गया चाइल्ड, बच्चा, ठीक है। तो जो फादर हैं ये F से फादर, F से फोर्स, F से फादर,
एफ से फोर्थ, अरे ठीक है, एक मिनट। तो हम ये बता रहे थे एफ से फादर एफ माने फोर्स, ऐसे याद रखिएगा। अंगूठा जो है फोर्स बताता है, एम से मदर, ये जो मिडिल फिंगर है एम से मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड बताती है, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, जो कि यहाँ पे लिखी है ना, ये है ना। और ये मिडिल फिंगर क्या बताएगी आपको, चाइल्ड, सी से सी फॉर करंट होता है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो फादर मदर चाइल्ड यानी कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और यानी कि ये और करंट, ये तीन चीज़ों की बात होती है। तो करंट कहीं कंडक्टर जिसमें करंट आ रहा हो, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड थंब रूल बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकल के कहाँ जा रही है। पता है, ये नॉर्थ से साउथ जाती है और अंदर मैग्नेट के साउथ टू नॉर्थ जाती है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन में इसने गलत किया, ये बहुत बेवकूफ़ लड़का है, जो भी है सारे गलत किए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है ना, ये हो गया ना, बी पार्ट, सी पार्ट भी हो गया। अब देखिए, अरे थ्योरी लिख के पास हो जाओगे, ऑब्जेक्टिव गलत भी हो तो हिम्मत नहीं हारना। ऑब्जेक्टिव ना भी आते हो, जो समझ में आए नॉलेज थोड़ी ले लो जो हम दे रहे हैं, इस तरह के फंस सकते हैं। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से क्या है, ये पूछा गया है। अच्छा, इसको हमने ही ये लिखा है एनालिसिस करके कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब जो एक बार ख़राब हो गया या इसको इस्तेमाल कर दिया, उसको दोबारा नया ना बनाया जा सके। जैसे कबाड़ी वाला कबाड़ ले जाता है, वो तो बाद में नया बनाया जा सकता है, उसको रिन्यू किया जा सकता है। न्यू देखिए, न्यू माने नया और री माने दोबारा नया करना, ठीक है, एक बार यूज़ करके। तो जो ना किया जा सके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को ही कन्वेंशनल सोर्स कहते हैं। और नॉन कन्वेंशनल होता, अगर नॉन कन्वेंशनल तो रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि उसको रिन्यू नया बनाया जा सकता है। या बहुत ज़्यादा मात्रा में जो नहीं होता है नॉन रिन्यूएबल, यानी कि ये भी समझ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ना हो, या आप सिंपल से समझिए रिन्यू ना किया जा सके, या कह सकते हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाए, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब पूछा जाए इस तरह का कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो आप देखिएगा सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इससे जो सोलर पैनल और बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है, टाइडल एनर्जी भी बहुत हो जाती है। और OTE अलग चीज़ है, इसमें वो चीज़ नहीं आएगी कन्वेंशनल में। आपका ये नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये सारे ही नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं, नॉन कन्वेंशनल हैं सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इनको रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये याद कर लिए, ये रिन्यूएबल है, क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट वेरी शॉर्ट, तो आपको ये याद होना चाहिए। सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, बहुत पुरानी भी है, ठीक है। और नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। और अगर ऑप्शन में यही क्वेश्चन होता, अगर इसका ऑप्शन में कोल माने कोयला, गैस, ऑयल, पेट्रोलियम, वुड, फॉसिल फ्यूल, ये सब में से कोई ऑप्शन होता तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये हो जाता। इस पर टिक लगाएंगे, इनमें से कोई ना कोई होगा अगर क्वेश्चन बदला जाए, ऑप्शन बदला जाए। और अगर क्वेश्चन ये होता कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया होता तो उस पर टिक लगा देते। तो नॉन कन्वेंशनल ये सब हैं, कन्वेंशनल ये सब हैं जो हमने लिखे हैं, या नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, वाई डू वी प्रिफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर व्हीकल, ठीक है। तो इसको समझिए, इसको समझिए। वी प्रिफर माने हम किसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, या किसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या किसको पहले सेलेक्ट करते हैं। तो क्या कॉन्वेक्स मिरर को हम क्यों सेलेक्ट करते हैं रियर व्यू मिरर में, व्हीकल में। तो भाई रियर व्यू मिरर, भाई ये कार है, यहाँ पे एक वो निकला होता है, इससे पीछे की चीज़ दिखती है ना। आपने देखा होगा अपनी बाइक में भी, बाइक चला रहे होंगे आप, बुलेट हो या जो भी, यहाँ पे जो शीशा होता है पीछे की चीज़ दिखाता है, और बहुत सारे लोग होते हैं वो सब इतने से शीशे में दिखाई दे जाते हैं, है ना। छोटे शीशे में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, इधर भी ये भी आ रही है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, यानी कार भी आ रही है, ये बाइक भी आ रही है, हायाबुसा भी आ रही है, और ये भी आ रहा है, सब दिखाई दे जाता है। तो वो क्या करता है, छोटी चीज़ को मतलब बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाता है, ठीक। तो या कह सकते हैं ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, तो इसलिए हम प्रीफर करते हैं। और इरेक्ट यानी स्ट्रेट इमेज देता है, उल्टी नहीं देता है। उल्टी को कहते हैं इन्वर्टेड, हमने बताया था अभी। और इरेक्ट माने सीधी इमेज, वर्चुअल माने आभासी, यानी कि महसूस हो रहा है कि यहाँ पे है इमेज, है ना। और डिमिनिश्ड यानी कि छोटा कर देता है, डिमिनिश यानी कि चीज़ों को छोटा कर देता है, ये याद रखिएगा। कॉन्वेक्स मिरर इमेज को छोटा करके देता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन आया है, हाँ इस तरह का क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार आ जाए। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ये ए से बी तक रेजिस्टेंस निकालना है। जब भी इस तरह का सवाल हो तो देखिए ए और ये इधर से गया है पहले करंट, फिर इधर से भी जा सकता है। तो ये सिचुएशन ऐसी होती है कि पैरेलल वाली। देखिए एक तो चीज़ सीरीज़ में समझिए, बच्चों को पता ही होगा। जैसे एक यहाँ पे आप ये करंट जा रहा है यूँ करके, और यहाँ पे आपने बल्ब लगा दिया, फिर थोड़ा आगे चल के पंखा लगा दिया, फिर आगे चल के एसी लगा दिया, इधर आओ एसी लगा दिया, ठीक है। तो मान लिया आपको ये जो है 10 ओम ले रहा है, ये 5 ओम ले रहा है कुछ भी रेजिस्टेंस, और ये 6 ले रहा है। तो ये देखिए सब एक लाइन में है, इसे कहेंगे सीरीज़। तो अगर इनका हमें रेजिस्टेंस निकालना हो, ऐसा सिंपल सा डायग्राम दिया हो, तो हम क्या करेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। इन तीनों को जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो यानी कि 10 हो गया प्लस 5 हो गया प्लस 6 हो गया, 10 पर 15 6 21 21 ओम आंसर आ गया, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक। लेकिन अब यहाँ मुद्दा ये है कि सीरीज़ में ना देखिए पैरेलल में दिया है। पैरेलल मतलब एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल का मतलब ये होता है कि सामने सामने हो। सीरीज़ माने एक ही लाइन में हो। अच्छा, इसमें क्या होगा कि अगर आपका बल्ब फ्यूज़ हो गया तो आपको पंखा भी नहीं चलेगा, एसी भी नहीं चलेगा। क्यों? करंट आगे जाएगा नहीं। हमारे घर में क्या होता है, सीरीज़ सिस्टम नहीं होता, पैरेलल सिस्टम। लाइट जो सिस्टम होता है पैरेलल सिस्टम होता है कि भाई अगर इधर से ये हमने जो है पंखा लगा रखा है, यहाँ पंखा लगा सकता है, यहाँ बल्ब है, यहाँ पे एसी है, यहाँ पे कूलर है, यहाँ पे फ्रिज है, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। भाई करंट यूँ आया इधर से और इधर गया, उसने देखा कि बल्ब फ्यूज़ है, चलो कोई बात नहीं हम इधर चले जाएंगे, इसको दूसरा रास्ता मिल गया, इधर से गया सब कुछ जला दिया, इधर आया बस खाली इतना ही हिस्सा नहीं, जहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि इतना फ्यूज़ है, ठीक। लेकिन एक मुद्दा ये भी है कि करंट जो है हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करता है, ठीक है। क्लोज सर्किट और सर्किट टूटा ना हो गए, तो ये फ्यूज़ है लेकिन इधर उधर से काम चल जाएगा, इधर उधर से करंट चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये सीरीज़ में होता है, ये ऐसा ना होता है, ऐसे ही होता है यूँ यूँ करके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे गया, यहाँ पे देखा तार टूटा है, फ्यूज़ेबल आगे जाएगा नहीं, ये सब कुछ नहीं जलेगा, ठीक है। तो अब चलिए वो अलग मुद्दा हो गया, अब इसको समझाना है। कैसे समझेंगे? देखिए हम क्या करेंगे, भाई ये इतना हिस्सा तो हमें सीरीज़ में दिख रहा है ना, तो हम इसको ऐसे बना लेंगे यूँ करके, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ठीक। हम यहाँ पे R बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हमने बताया, ठीक। तीनों को जोड़ देंगे, ये हो गया 1 2, इधर हो तुम 1 2 प्लस 1, ये हो गया 1 2 3 2 1 3 1 4, ये आंसर आ गया 4 ओम। अभी आंसर नहीं, अभी तो इतना हिस्सा सॉल्व हुआ है ऊपर का। इसी तरह हम नीचे का भी ये इतना हिस्सा सीरीज़ में दिख रहा है, एक ही लाइन में है, थोड़ा आड़ा बेड़ा है लेकिन एक जोड़ सकते हैं। मुद्दा यह है जहाँ पॉइंट हो, जोड़ हो, वहाँ से अलग होता है। जैसे यहाँ भी जोड़ है, यहाँ से पैरेलल हो गई ये चीज़। देखिए ये इतना हिस्सा इसके पैरेलल दिख रहा है ना, आमने सामने, इसलिए ये सब पैरेलल है। तो अब हम इतना हिस्सा ले रहे हैं नीचे वाला, ये R1 मान लो या RA मान लो और ये RB मान लो, ठीक है। अब इसको भी B वाले हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को सॉल्व कर लो, यानी यही फॉर्मूला लगाएंगे, बस हम लिख दे रहे हैं 1 + 2 + 1, इसका भी आंसर आ गया 4 ओम, ठीक। अब ये जब हमारा ये इतना हिस्सा हमने सॉल्व किया, RA जो हमारा आया वो 4 ओम आया, RB भी हमारा 4 ओम आ गया। तो अब इसका डायग्राम पता है, ये इतना हिस्सा पूरा जुड़ गया, हमने सॉल्व कर लिया। तो ये अब डायग्राम ऐसे हो जाएगा कुछ, ये हो गया A पॉइंट, और ये जो है यूँ जाके एक खाली रेजिस्टेंस रहेगा और फिर यूँ आ जाएगा। इस तरह यहाँ से गया, एक खाली रेजिस्टेंस रहेगा और फिर यूँ, ये यहाँ पे हमारा ये जो है हमारा ये हो गया 4 ओम, और ये 4 ओम यहाँ पे लिख दिया हमने 4 ओम। अब देखिए ये दोनों, ये और ये आपस में पैरेलल दिख रहे हैं ना, अपोजिट है ना ये इसके। अब ये पैरेलल हो गए, इसका फॉर्मूला अलग होता है। पैरेलल का फॉर्मूला लिखने के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, थोड़ा सा इतना नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आगे का हम हिस्सा बता रहे हैं। देखिए अब मुद्दा हमारा ये हो चुका है कि भाई ये तीनों जुड़ के क्या बन गए हैं, यूँ करके यूँ हो गए, ठीक। ये कितना हो चुका है, ये हमारा हो चुका है 4, ये भी हमारा 4, ये हो गया A, ये हो गया B पॉइंट। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है RP बराबर, यानी RP लिखो चाहे, इसका फॉर्मूला होता है, वैसे तो इसका R1 × R2 अपॉन R1 + R2,
R1 प्लस R2, यानी कि R1 इंटू R2, पहले मल्टीप्लाई करो ये दोनों रेजिस्टेंस को, फिर नीचे जोड़ दो। अब लेकिन हमने इसके ऊपर वाले को जो हमने A माना है, तो हम 1 की जगह A लिख देंगे, 2 की जगह B लिख देंगे। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा RP बराबर RA इंटू RB अपॉन RA प्लस RB। ठीक है, ये फार्मूला रट लिए, ये पैरेलल के लिए है, और सीरीज़ वाला तो बस सिंपल था, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने R हो सबको जोड़ दो, 10 हो 5 हो 1 हो 2, 1 2 होगा नहीं, 2 होंगे, कम से कम R1 प्लस R2 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, पहले पैरेलल में जो सामने आमने सामने हो तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले ऊपर RA इंटू RB, RA की वैल्यू कितनी आई है भाई 4 है, तो 4 इंटू RB की वैल्यू भी 4 है, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या है ऐड करना है, तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा, फिर RA की वैल्यू 4 है और RB की वैल्यू भी 4 है, तो इसका 4 4 16 हो गया, और 4 4 4 8 हो गया, 8 1 8 2 16, हमारा 2 ओम आंसर आ गया। ठीक है, या ओम लिख दिएगा HOHM। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर हमने तो ये फार्मूला पढ़ा नहीं है, हमने तो ये फार्मूला पढ़ा है पैरेलल के लिए, ये समझ में आ गया, बस आंसर हो गया, ऑप्शन वाला नहीं है, सॉल्व करना था इसमें। ठीक है, हमने पैरेलल का फार्मूला ये पढ़ा था, आप कहेंगे क्या फार्मूला पढ़ा था कि R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये पढ़ा था, है ना। अरे भाई इसका मॉडिफाइड वर्जन हमने बता दिया, मॉडिफाई करके देखिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, मैथ में क्या होता है R1 इंटू R2, बीच में प्लस का या माइनस का साइन लगाओ, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, R1 इंटू R2, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, R1 प्लस R2, चाहे R2 प्लस R1 लिख लो, तो यही तो फॉर्मूला है, R1 प्लस R2 अपन R1 R2, लेकिन यहाँ पे सॉरी इधर यहाँ पे 1/R होता है ना, तो 1/R बराबर हमारा ये आ गया, 1/R बराबर R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, है ना। अब क्या होगा जब हम इसको पलटेंगे 1/R को, ये क्या हो गया, है ना, 1/R बराबर R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2 आया। अब जब हम इसको पलटेंगे तो इसको भी पलट देंगे, अब R/1 लिख देंगे इसको, अब R/1 लिखेंगे, 1 चाहे नीचे लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो R बराबर ये हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो आप यही फार्मूला रखिएगा, सिंपल सा, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड। इसमें आप अगर वाला फार्मूला रखेंगे पीछे रहा तो एलसीएम लो, ये करो वो करो, बहुत परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन देख लिए, सॉल्यूशन भी पॉज करके बैक करके वीडियो 2-3 बार वीडियो देखिएगा, एक बार वीडियो देखने से बहुत कुछ मिस करेंगे, 2 बार देखिएगा 3 बार देखिएगा जब तक समझ में आए। इसके बाद है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सर्कुलर कैरिंग करंट कंडक्टर। टाइम बहुत हो गया है, बाकी अगली वीडियो में बता देंगे, वरना वीडियो देखने वाला भी जो है परेशान हो जाएगा। इतनी चीज़ें नोट कर लीजिएगा जितनी बताएंगे। ठीक है, आगे और चीज़ें बताएंगे। थैंक यू, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी बच्चों को बताएं।